जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोल्डफिश ने फॉर्मेशन को ब्रेक करके ड्रैगन को फ्री कर दिया था और ड्रैगन अब उस गोले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा है। गोल्डफिश समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। वहीं डेविल प्रीस्ट घोस्ट मास्टर को बताता है कि फॉर्मेशन ब्रेक हो गई है, इसलिए जल्द से जल्द अब उन्हें दोबारा उसे फॉर्मेशन में भेजना होगा। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है और गोल्डफिश अकेले उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है और अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन वो ड्रैगन उस शील्ड को आसानी से तोड़ देता है। इसलिए तुरंत ज़ाओफन वहाँ आता है और खुद शील्ड बनकर गोल्डफिश को बचाता है। लेकिन ड्रैगन जब उसकी भी शील्ड तोड़ देता है तो उसका मैजिकल वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उसमें फिर से इविल ऑरा आ जाता है। ज़ाओफन के आसपास मर्डरस ऑरा उसे घेर लेता है और वो ब्लड डेवरिंग पर्ल का यूज करने लगता है, जिसे देखकर डेमंस भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तो उस होल्डमैन हाइसिड जो कि इसे गुफा में मिला था उसका ब्लड डेवरिंग बीड है। कैंग सॉन्ग भी ये देखकर हैरान है और फिर ज़ाओफन उसका यूज करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और जो भी उसने गुफा में वो मंत्र पढ़े थे वो सब उसके सामने आने लगते हैं और ज़ाओफन अपनी स्पिरिचुअल रियलम में उनका यूज करता है और एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट कर लेता है। मॉन्क्स ये देखकर हैरान है क्योंकि ये उनकी ग्रेट ब्रह्मा प्रज्ञा की शक्ति है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्किल्स सिर्फ उन्हीं के टेम्पल के पास है। तो ज़ाओफन के पास ये कैसे आई? असल में ये मॉन्क्स हैं जिनका एंसेस्ट्रल ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है, इसलिए इनकी टेक्निक्स में आपको इंडियन नेम्स जैसे कि ब्रह्मा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वो ड्रैगन इस फॉर्मेशन से काबू में आ पा रहा था, लेकिन क्योंकि ज़ाओफन के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है और फिर तभी वहाँ मॉन्क आकर गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारे टेम्पल की टेक्निक क्यों और कैसे यूज कर पा रहे हो। अंकल तियान वहाँ आकर कहते हैं कि अभी एनिमी जो हमारे सामने है उस पर फोकस करो, बेकार में यहाँ पंगा मत करो। घोस्ट मास्टर भी इस ड्रैगन से परेशान है और इविल प्रीस्ट कहता है कि हमारा चांस मिस हो चुका है और मुझे ऐसा डर है कि इस ड्रैगन का बाहर निकलना और इस तरह संकट आता है हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए बेहतर होगा कि अभी के लिए हम यहाँ से निकल जाएं ताकि बड़े मैटर पर हम ध्यान दे सके। लेकिन घोस्ट मास्टर ड्रैगन को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और वो आगे बढ़कर कहते हैं कि ये मेरे होली स्कूल को खत्म कर सकता है और मैं इसको रोकने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। और ये कहकर वो अकेले ही ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं और फिर बाकी इविल डिसाइपल्स क्वीन किंग सेक्ट पर हमला कर देते हैं और अब इनके बीच भी लड़ाई होने लगती है। इविल सब सेक्ट मास्टर से अंकल तियान लड़ते हैं और अंकल तियान काफी ज्यादा शक्तिशाली है और बाकी डिसाइपल्स इविल डिसाइपल से लड़ते हैं। बियाओ ज़ाओफन के पास जाना चाहती है लेकिन उसकी आन उसे रोक देती है, लेकिन बियाओ उनका हाथ छोड़कर जब आगे जाने लगती है तो गोल्डफिश वहां आकर उस पर हमला कर देती है और दोनों में फाइट होने लगती है। इनके बीच बहुत घमासान युद्ध हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ घोस्ट मास्टर ड्रैगन को काबू करने में थोड़ा सा कामयाब हो जाता है और वो एक पॉट क्रिएट करके उस पॉट में ड्रैगन को खींचने लगता है। ये एक तरह की फॉर्मेशन है जो ड्रैगन को सक करने लगती है और पॉट के अंदर पहुंचा देती है। फाइनली घोस्ट मास्टर ड्रैगन को पूरा अपने पॉट के अंदर समा लेता है और क्वीन के सेक्ट वहां से जाने का डिसाइड करती है। बियाओ भी ज़ाओफन के साथ जाना चाहती है लेकिन उसकी आन उसे रोक देती है, ये कहकर कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। सभी हेवनली सेक्ट्स वहां से चली जाती हैं और फिर एक कमरे में कैंग सॉन्ग, अंकल तियान और उनका एक कॉमन कजन मीटिंग कर रहा होता है और उनके पास ज़ाओफन की मैजिकल स्टिक थी। कैंग सॉन्ग कहता है कि तुम्हारा ये स्टूडेंट बहुत अजीब है, जिस पर अंकल तियान कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपनी पीक पर ध्यान दो ना, जिस पर उनका कॉमन कजन उनको शांत कराता है। और कैंग सॉन्ग कहता है कि तुम्हारा वो ज़ाओफन जेमिनिक सेक्ट से जाकर मिला और क्वीन इंसेक्ट को उसने काफी भारी नुकसान भी पहुंचाया, उसे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, जिस पर अंकल तियान को भी काफी गुस्सा आ जाता है। अब तभी वहाँ मॉन्क्स भी आ जाते हैं जो अपने सवाल का उत्तर चाहते थे कि आखिर ज़ाओफन ने हमारी टेक्निक कैसे सीखी। वो भी गुस्से में है क्योंकि ब्रह्मा प्रज्ञा उनके त्यानियन टेम्पल का एक धार्मिक टेक्निक थी। अंकल तियान कहता है कि ज़ाओफन उसकी सेक्ट का डिसाइपल है और अगर वो दोषी पाया जाएगा तो वो खुद उसे सजा देगा और आपको जस्टिस दिलवाएगा। वो मॉन्क्स अब उनको नमस्ते बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कैंग सॉन्ग कहता है कि मैं सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंटर हूँ और इसलिए ये मैजिकल स्टिक मेरे पास ही रहनी चाहिए। वहीं ज़ाओफन सो रहा होता है और उसके बगल में जिंग्यू बैठा है जो उसकी चिंता कर रहा है और ज़ाओफन को बचपन का सपना आ रहा है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव में खेला करता था
अब उसकी आंखें खुलती हैं और जिंग्यू उसे संभालता है और बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा है और वो अभी चांगे सिटी में है। जिंग्यू साओफैन से पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया था और अब तुम कैसे हो, जिस पर साओफैन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि मुझसे मत पूछो। जिंग्यू भी समझ जाता है कि अभी सही समय नहीं है और कहता है कि जो भी तुम्हारे रीजंस हो, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहेगा कि तुम कभी बुराई का साथ नहीं दोगे। अब तभी वहाँ गैंग सॉन्ग आता है जो अपने 2 डिसाइपल को साओफैन को पकड़ने को कहता है। वो साओफैन को पकड़कर नीचे ले जाते हैं और सभी बच्चे साओफैन को इस तरह 2 लोगों के द्वारा पकड़कर नीचे लाने को देखकर काफी शौक है और गैंग सॉन्ग अंकल तियान से चलने को कहता है और वो सभी लोग अब वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं। वही वो ज्योतिष और उसकी पोती ये सब देख रहे थे और आपस में वो बातें करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ज्योतिष टाउन के बाहर जंगल में खजाने की खोज में गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक पुराना फाउंटेन मिला। और फिर ज्योतिष उसे अपनी पहेलियों से भारी बात में कहता है कि जब पूरा चांद निकलता है तब कौवे के पास खड़ा आदमी कौवे के अंदर उन लोगों को या उस चीज को देख पाता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन पोती भी कह देती है कि आखिर फायदा क्या वो चीज देख पाने का, क्योंकि है तो वो सब एक कल्पना के मात्र ही। वही सीनियर सॉन्ग जाओफान को उसके घर में ले जाता है और ना चाहते हुए भी वो गेट को बाहर से बंद कर देते हैं। वहाँ उसे अपना बंदर भी दिखता है और वो बंदर से कहता है कि अच्छा है कि तुम यहाँ हो, अब कोई तो है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, इससे हम उसके अकेलेपन का पता लगा सकते हैं। वही बियाओ को हम चुपके से किंगविन सिक के अंदर आते हुए देखते हैं और वो अंदर घुसने ही वाली होती है कि तभी उसकी आंट फिर से उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ तुम्हें साओफैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग उसे इंटरोगेशन के लिए बंद कर दिए होंगे और तुम उसे मिलकर अभी करोगी भी क्या, तुम्हें तो अभी खुद नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है। वही हम घोस्ट किंग को उसकी पोती को स्टेबल करते हुए देखते हैं और वहाँ घोस्ट किंग के 100 साल पुराने दोस्त आते हैं। ये सीनियर दूशी, सैनमिया और जूनियर यांगजी हैं और 100 साल बाद उन्हें देखने पर घोस्ट मास्टर काफी खुश है। ये चारों सेक्स के लोग इस सिचुएशन की वजह से इकट्ठा हुए हैं और घोस्ट किंग ने ही इन्हें बुलाया है। घोस्ट किंग फिर पोती के अंदर कई मंत्रों को डालने लगते हैं और किसी तरह की तांत्रिक विद्या परफॉर्म करने लगते हैं और फिर हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जिन्होंने मास्टर पू होंग को और उनके डिसाइपल को अपने यहाँ बुलाया है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। ये लोग भी 100 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और सेक्ट मास्टर पू होंग को सारे सिचुएशन समझा देता है और कहता है कि सभी सेक्ट्स की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन जाओफैन ने ये आखिर कैसे सीख ली, ये हमें इंटरोगेट करनी ही होगी। वहीं तभी फिर शैंगवान सी जो की फेंगजियान वैली से है वो भी आ जाता है और वो दाओजियान से मिलने आया है। क्विंगन सेक्ट के मास्टर का नाम दाओजियान है और फेंगजियान वैली और तियानियन टेम्पल की आइडियोलॉजीज क्योंकि एकदम अलग हैं, इसलिए मास्टर पू होंग और शैंगयान के बीच हमें एक तनाव भरी बात भी दिखाई जाती है और इसलिए दाओजियान फेंगजियान के लोगों से यहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन शैंगवान कहता है कि तुम्हारे जाओफैन के पास हमारी कुछ चीज है, उसको लेकर हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। दाओजियान उसे फिर गेस्ट रूम में भेज देता है और जाओफैन ने कितनों के साथ पंगा ले रखा है। गैंग सॉन्ग इस बारे में डिस्कस करने लगता है और कहता है कि उसको तो बहुत ज्यादा पनिश करने की जरूरत है, जिस पर अंकल तिहन चिढ़कर भी उससे बहस करने लगते हैं और दाओजियान उन्हें डांट कर चुप करा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम घोस्ट किंग को अपने 100 साल पुराने दोस्त जो कि एक ओल्ड डेमन है उनके पास जाते हुए देखते हैं। ये सीनियर दूषी ही है और घोस्ट किंग इनको परसुएट करने की कोशिश करते हैं। सीनियर दूषी घोस्ट किंग को काफी साल पुरानी शराब पिलाते हैं और वो दूषी से इस पूरी सिचुएशन को देखने को कहते हैं और मदद करने को कहते हैं, क्योंकि ये लोग क्विंगन सेक्ट पर हमला करने वाले हैं और इन्हें दूषी की पॉइजनस सेक्ट की मदद चाहिए। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मैं सेक्स के फैसले नहीं लेता। लेकिन वहीं घोस्ट किंग के ऊपर एक कीड़ा चढ़ रहा था जिसे वो नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उसे नजरअंदाज करके कहता है कि अगर सीनियर्स हम जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे तो आपकी हर एक इच्छा मैं पूरी कर दूंगा और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो आपकी पूरी सेक्ट एक झटके में ही खत्म कर दी जाएगी। और फिर वो तुरंत उस कीड़े को निकालते हुए कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर जगह मौत और तबाही होगी। ये देखकर सीनियर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कीड़ा उनका ही था और इस कीड़े को उन्होंने घोस्ट किंग पर हमला करने के लिए भेजा था और घोस्ट किंग इस खास कीड़े से बच गया है। यानी अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो सच में घोस्ट किंग पॉइजनस सेक्ट को तबाह कर देगा और वो मदद करने के लिए मान जाता है। वहीं सीनियर सॉन्ग चुपके से जाओफैन के पास आकर उसे बता देता है कि फेंगजियान वैली और तियानियन टेम्पल का हेड यहाँ आ गए हैं और कल पब्लिक के आगे तुम्हारा इंटरोगेशन होगा और अगर तुम गिल्टी पाए गए
तो वो तुम्हें दंड देंगे। जाओफन काफी दुखी है और वो दुखी होकर बाहर घूमने के लिए निकल जाता है और वहाँ उसे बियाओ दिखाई देती है और बियाओ को देखकर वो डर जाता है, क्योंकि अगर किसी और ने इसे यहाँ देख लिया तो वो इसे मार डालेंगे। वो बियाओ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें मिलने आई हूँ और यहाँ कोई खतरा नहीं है मुझे। अब दोनों बैठकर बातें करना शुरू करते हैं और जाओफन उसके लिए जब सीट साफ करता है तो बियाओ को काफी अच्छा लगता है। बियाओ उसे अपने नजदीक बैठा लेती है और दोनों ऑकवर्डनेस के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। बियाओ बताती है कि जब से मेरी माँ मरी है तब से मेरे पिता सेक्ट की ही चिंता करते रहते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं दुश्मन सेक्ट के अंदर तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी अपने प्रति केयरिंग नेचर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। वो फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारे आने से जितने भी इस जिंदगी ने मुझे दर्द दिए हैं मैं सब भूल गई हूँ, और जिस अंधकार भरे जीवन से मैं बचकर भागने की कोशिश कर रही थी उसमें तुम उजाला ले आए हो। जब मैं छोटी थी तब के बाद से ऐसा कोई नहीं मिला जिसको मैं अपने लिए अच्छा कह सकूं, लेकिन फिर तुम आए मेरे जीवन में। मेरे पास कई सारे खजाने हैं और चाहे दुनिया का कोई भी खजाना मेरे आगे आ जाए मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी तुम्हारे साथ है। क्या हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं? इस प्रपोजल को सुनकर जाओफन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जाओफन उसे गले लगा लेता है। वो और भी बातें करते हैं और फिर बियाओ उसे अपने साथ चलने को कहती है और कहती है कि जब तक हम साथ रहेंगे तब तक हम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाओफन खुद सोचकर मना कर देता है और कहता है कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मास्टर तियान और उनकी वाइफ ने मुझे पाला है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। यही मेरा घर है और ये चाहे कल के इंटरोगेशन में मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं इनसे धोखा नहीं कर सकता हूँ। वहीं दाओ जुआन किसी टेम्पल में आता है और वहाँ का प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को तुम पर फिर शक होने लगेगा। वो लोग एग्जैक्टली किस विषय में बात कर रहे थे ये तो हम नहीं समझ पाते इनकी पहेली भरी बातों से, लेकिन हो ना हो जरूर दाओ जुआन से पहले कोई गलत फैसला हो गया है जिससे कोई जान चली गई है और उसी की वजह से दाओ जुआन यहाँ आते हैं टेम्पल में। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट-किंग कुछ डिसाइपल्स के साथ फिर से किसी तरह की तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं और एक कैंप फायर के चारों तरफ सब नाच रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ चारों सेक्ट मौजूद हैं और यहाँ बियाओ भी आती है। बियाओ अपनी सेक्ट से बातें करती है और उनके पापा ने उसे बताया था कि ये रिचुअल क्विंग्यू सेक्ट को हराने के लिए है ताकि वो क्विंग्यू सेक्ट को हराकर जाओफन को बचा सके। लेकिन बियाओ को इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं था, क्योंकि वो भला जाओफन को बचाने के लिए अपनी पूरी सेना को युद्ध में क्यों झोंकेंगे। लेकिन उसकी आंट उसे यकीन दिलाती है कि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो और वो तुम्हें झूठ नहीं बोलेंगे। अब घोस्ट-किंग आगे आते हैं और पॉइजनस सेक्ट का दूषी को इस बात से चिढ़न थी कि आखिर ये हम चारों सेक्ट का लीडर बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, और ये बात वो घोस्ट-किंग से बोल भी देता है। और घोस्ट-किंग भी गुस्से में आकर जब उसे कन्फ्रंट करते हैं तो वो बात को बदल देता है और कहता है कि क्विंग्यू सेक्ट हमारी भी दुश्मन है, तो चलो हम आपसे पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक साथ जंग के लिए तैयार हैं। अब घोस्ट-किंग रिचुअल में खुद भी मंत्र बोलता है और कुछ सैनिकों के ऊपर वो मंत्रों को गाड़ देता है। हालांकि उनको काफी दर्द होता है, लेकिन उन्हें घोस्ट-किंग पर पूरा भरोसा है। घोस्ट-किंग फिर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है और उनके दिलों में जोश भरता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।